नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे के चौड़ीकरण का लोकार्पण किया। 73 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के चौड़ीकरण पर 2447 करोड़ खर्च आया। पीएम के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि काशी में विकास का नया युग शुरू हो गया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपी की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में हो रही है। 3 से 4 साल पहले यूपी में सिर्फ 2 बड़े एयरपोर्ट प्रभावी रूप से काम कर रहे थे। आज करीब 1 दर्जन एयरपोर्ट यूपी में सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को भविष्य का डर दिखाकर बहकाया जा रहा है। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों को समझाते हुए कहा कि सरकार का कोई भी कानून उनके खिलाफ नहीं है। पीएम ने कहा कि छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत से काम कर रहा हूँ। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही 3 टीमों के साथ बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों के कोविड-19 से निपटने के लिए वैक्सीन समाधान के साथ आने को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने अब दिल्ली से जुड़े 5 नेशनल हाईवे जाम करने की तैयारी शुरू कर दी है। अगर सरकार से जल्द बात नहीं होती है तो सिंगू और टिकरी बॉर्डर के बाद जयपुर मथुरा बरेली हाईवे बंद कर देंगे। इसी बीच टिकैत ने यूपी गेट पर किसानों के लिए झोपड़ियां बनाने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली बॉर्डर पर जारी प्रदर्शन के बीच किसान नेता बूटा सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह से उनकी फोन पर बातचीत हुई। गृहमंत्री बिना शर्त किसानों से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। अब जल्द ही किसान नेताओं की शाह से मुलाकात होगी। किसान आंदोलन को हरियाणा की खापों ने समर्थन दिया है। जींद में चहल खाप ने बैठक के बाद कहा कि 30 खापें एक साथ आई हैं। वो सब किसानों को समर्थन देने के लिए कल दिल्ली कूच करेंगे। वो किसानों को न्याय दिलाने तक उनके साथ डटे रहेंगे। हरियाणा फल एवं सब्जी मंडी एसोसिएशन ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र ठकराल ने बताया कि एसोसिएशन ने किसानों को समर्थन देने का फैसला किया है। साथ ही किसानों पर लाठीचार्ज की कार्रवाई पर नाराजगी भी जताई है। राहुल गांधी ने लोगों से किसानों के पक्ष में खड़े होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये सत्य एवं असत्य की लड़ाई है जिसमें सभी को अन्नदाताओं के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ये कानून किसानों के हित में है तो फिर किसान सड़कों पर क्यों हैं। इसी कानूनों पर प्रदर्शन को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों पर लाठियां बरसा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। अगर ये प्रयोग सरकार ने सीमा पर किया होता तो लद्दाख में चीनी नहीं घुसते। किसान आंदोलन को लेकर टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी शाह ने वादा किया कि केंद्र सरकार 2022 तक किसान आय को दोगुना कर देगी, लेकिन वर्तमान में जो हालात हैं उसमें 2028 तक किसानों की आय दोगुनी नहीं होगी। पीएम मोदी के द्वारा 1 दिसंबर को होने वाला आगरा मेट्रो का वर्चुअल शिलान्यास टल गया है। पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री की अत्यधिक व्यस्तता के कारण शिलान्यास के लिए समय नहीं मिल रहा है। 5 दिसंबर तक नई तिथि की घोषणा की जाएगी। देश में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क है। कोरोना पर चर्चा के लिए पीएम मोदी ने 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें कोरोना के हालात, वैक्सीन बनने और वितरण जैसे बिंदुओं पर चर्चा होने की संभावना है। गुरु नानक देव की 591वीं जयंती देश दुनिया में धूमधाम से मनाई गई। इस प्रकाश पर्व पर राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सोनिया और राहुल गांधी ने देशवासियों को बधाई दी। साथ ही देशवासियों के बेहतर भविष्य की कामना भी की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उम्मीद जताई कि अगली तिमाही में देश की जीडीपी में सकारात्मक वृद्धि होगी। शाह ने अहमदाबाद में वर्चुअल तरीके से 2 पुलों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंच गए। राजनाथ सिंह ने पुराने लखनऊ में बने 2 फ्लाईओवरों का जायजा लिया। इसके बाद किसान पथ की मौजूदा स्थितियों पर निरीक्षण किया। इस दौरान मेयर संयुक्ता भाटिया भी मौजूद रहीं। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शंघाई सहयोग संगठन के 19वें सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में दहशतगर्दी सबसे बड़ी चुनौती है। भारत अपनी सभी तरह की अभिव्यक्तियों में दहशतगर्दी की कड़ी निंदा करता है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में उच्च सदन में शपथ समारोह हुआ। इसमें सभापति नायडू ने राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को संसद सदस्य के तौर पर शपथ दिलाई। इसमें सपा के रामगोपाल और बसपा के रामजी गौतम ने शपथ ली। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अस्पतालों और नर्सिंग होम में आग से सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसको लेकर गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। गृह सचिव ने कहा है कि हालिया समय में अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही भोपाल स्थित ईदगाह हिल्स का भी नाम बदलने की घोषणा की गई है। अब ईदगाह हिल्स को गुरु नानक टेकरी के नाम से जाना जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान उड़ता नजर आया, जिसको देखते हुए भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं। साथ ही किसी भी तरह के हालात का सामना करने को तैयार हैं।
रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर चिराग ने अपनी मां को उतारने के संकेत दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि महागठबंधन की तरफ से उन्हें पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया गया है। बता दें कि इस सीट पर भाजपा ने सुशील मोदी को मैदान में उतारा है। नई सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश ने बिहार को पहला तोहफा दिया है। सीएम ने पटना में बिहार के सबसे बड़े एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया। इसका नाम एम्स दीघा एलिवेटेड रोड रखा गया है। इस 12 किलोमीटर लंबे रोड को 1289 करोड़ में बनाया गया है। बंगाल के भाजपा सांसद सौमित्र खान ने बड़ा दावा किया है। सांसद ने कहा कि टीएमसी के 62 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। ये सभी 15 दिसंबर तक टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद राज्यपाल सीएम ममता को बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी हाट के बीच पार्टियों में जुआनी जंग तेज हो गई है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने दिलीप घोष को गुंडा और कैलाश विजयवर्गीय को बाहरी करार दिया है। वहीं भाजपा उपाध्यक्ष राजू बनर्जी ने टीएमसी को टेररिस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बताया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जा रहे हैं। उनका दौरा 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक चलेगा। नड्डा 4 दिसंबर को हरिद्वार के संतों के साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद 5 दिसंबर को सीएम और उनके मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। हैदराबाद नगर निकाय चुनाव के लिए कल मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चुनाव में 150 सीटों पर 1122 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतों की गिनती 4 दिसंबर को होगी। चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन एक विशालकाय बांध बनाने जा रहा है। ये नदी की निचली धारा पर भारतीय सीमा के समीप होगा। ये चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े बांध 3 जॉर्ज से 3 गुना बड़ा होगा। इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सूखे जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। सीएम गहलोत ने 6 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। इनमें नन्नूमल पाड़िया को अलवर और राजेंद्र किशन को सवाई माधोपुर का डीएम बनाया गया है, जबकि डॉक्टर आनंदी केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर भेजी गई हैं। डॉक्टर समित राजेश शर्मा और सोमनाथ का भी तबादला कर दिया गया है। यूपी के निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार को भगोड़ा घोषित किया गया। इसके साथ ही पाटीदार और बर्खास्त सिपाही अरुण पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। एडीजी प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने बताया है कि व्यापारी खुदकुशी मामले में दोनों फरार हैं। कांग्रेस द्वारा ओवैसी को भाजपा की बी टीम कहने पर एआईएमआईएम प्रमुख ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मेरा हाल ऐसा है कि मैं एक लैला हूं और मेरे हजारों मजनू हैं। ओवैसी ने कहा कि सभी पार्टियां मुझे मुद्दा बनाकर फायदा लेना चाहती हैं। भारतीय विदेश सचिव श्रृंगला के दौरे के बाद चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगही नेपाल पहुंच गए हैं। उन्होंने पीएम ओली और नेपाली सेना प्रमुख जनरल थापा से वार्ता की। इस दौरान हथियार बेचने और गोरखाओं को चीनी सेना में भर्ती करने पर समझौता किया। सीएम केजरीवाल ने कोरोना संकट के बीच लोगों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने कोरोना टेस्ट आरटीपीसीआर का रेट घटा दिया है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली की निजी लैब में टेस्ट 800 रुपए में होगा। इसके अलावा सरकारी संस्थानों में यह टेस्ट पूरी तरह से मुफ्त होगा। दिल्ली में सोमवार को वायु गुणवत्ता फिर से अत्यंत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि तापमान गिर रहा है और हवा की गति मंद हो गई है। इसके चलते गुणवत्ता खराब हो रही है। इस दौरान वायु गुणवत्ता 307 AQI दर्ज की गई है। यूपी सरकार ने कोरोना को लेकर आज नई गाइडलाइन जारी की है। शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए तय 100 लोगों की सीमा को बरकरार रखा गया है। खुले मैदान या लॉन में क्षमता का 40% ही लोगों को एक समय में शामिल होने की अनुमति दी गई है। हरियाणा के सीएम खट्टर ने राजस्थान के बाजरे की खरीद पर रोक लगा दी है। खट्टर ने कहा कि हरियाणा की मंडियों में बाजरा 2150 रुपए प्रति कुंतल खरीदा जा रहा है, जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में 1300 प्रति कुंतल के भाव पर बिक रहा है, इसलिए इसे बिकने नहीं दिया जाएगा। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने हरियाणा सीएम खट्टर पर पलटवार किया। डोटासरा ने कहा कि नए कृषि कानूनों के तहत एक देश एक बाजार का पीएम और सीएम दावा करते हैं, लेकिन राजस्थान का बाजरा हरियाणा में खट्टर बिकने नहीं देंगे। अब भाजपा के झूठ का पर्दाफाश खुद सीएम खट्टर ने ही कर दिया है। नोएडा थाना 24 पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मोनू और अनिल वाल्मीकि को दबोचा है। इनके पैर में गोली लगी है। इनके कब्जे से तमंचा और सोने की चैन बरामद की गई है। उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अनिल रतूड़ी आज रिटायर हो गए हैं। रतूड़ी की विदाई के लिए पुलिस लाइन में भव्य परेड का आयोजन किया गया। इसमें उन्हें परेड के जरिए सलामी दी गई। इस दौरान वो अपने विभागीय साथियों को याद कर भावुक हो गए। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड के नए डीजीपी के नाम पर ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा कि अब उत्तराखंड के नए डीजीपी अशोक कुमार होंगे। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी नवंबर 2022 तक डीजीपी रहेंगे। उन्होंने आज ही अपना कार्यभार संभाल लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने जबलपुर रेलवे स्टेशन से हवाला महिला पैडलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला के कब्जे से 50 लाख रुपए बरामद किए हैं। महिला महानगरी एक्सप्रेस से मुंबई जाने वाली थी। पूछताछ में महिला 50 लाख रुपए के बारे में जानकारी नहीं दे सकी।
मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम शतक लगाने की ओर बढ़ने लगा है। भोपाल सहित चारों प्रमुख महानगरों में पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर और डीजल 81 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है, जिस पर शिवराज सरकार जनता को राहत नहीं दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बाइडेन पर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि मैं बाइडेन को राष्ट्रपति के तौर पर स्वीकार नहीं करूंगा। मैं उनके वोटिंग फ्रॉड के षड्यंत्र को भूल नहीं सकता। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI भी शामिल हुई है। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे में ये गहरे निम्न दबाव में बदल सकता है। साथ ही अगले 4 दिनों तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और आंध्रा के तटीय क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। सासाराम के फजलगंज में अचानक फायरिंग हो गई, जिसमें 4 साल के बच्चे चैतन्य गुप्ता सहित 2 को गोली लग गई है। दोनों घायलों को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। पुलिस घटना के कारणों का पता लगा रही है। यूपी विधान परिषद सीटों के लिए मंगलवार को मतदान होगा। बिजनौर डीएम ने 13 मतदान स्थलों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। उन्होंने मतदान कार्मिकों को निर्देश दिया है कि सभी अपने दायित्वों का पूरी निष्पक्षता के साथ निर्वहन करेंगे, साथ ही कोरोना निर्देशों का पालन भी करेंगे। बिजनौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने किसानों के समर्थन में नारे लगाए। कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार को किसान विरोधी बताया। बिजनौर में अज्ञात चोरों ने मोबाइल की दुकान से 50 लाख रुपए के मोबाइल चोरी कर लिए हैं। खास बात यह है कि चोरी की घटना थाना कोतवाली शहर के सामने हुई है। इससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। इस मामले में पुलिस के साथ ही डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। भारत के साथ चल रही सीरीज के बीच ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार बल्लेबाज डेविड वार्नर चोटिल होकर वनडे और T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। स्टोइनिस के बाद वार्नर का भी बाहर होना भारत के लिए किसी राहत से कम नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर ICC के नए चीफ का बड़ा बयान सामने आया है। ग्रेग बारकले ने कहा है कि हमारे पास जितनी शक्तियां और अधिकार हैं, हम उसमें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें क्रिकेट से भी ऊपर होती हैं, जिसे नकारा नहीं जा सकता। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।